आई एम स्टार्टिंग अलॉन्ग विद द फुल एंथुसियाज्म। बेटा कंसंट्रेशन कीजिए। आपकी फैमिली में, बेटा आपकी फैमिली में आपने ना छोटे बच्चों को देखा होगा, चाहे भले वो आपकी फैमिली में हो या आपके रिलेटिव्स में हो, वो बच्चे, वो किड्स जो 4 इयर्स के, जस्ट 4 इयर्स, 3 इयर्स के हो, 3 to 4 इयर्स, आइदर 5 इयर्स, उस 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को भी पता है कि पापा, मम्मी, दादा, दादी यानी घर के सारे उसके फैमिली मेंबर्स जब उसे पॉकेट मनी देते हैं ना, छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा ना, उसके पास अपनी पिगी बैंक होती है, पिगी बैंक, भंडारा जिसे कहते हैं। वो बच्चा क्या करते हैं, एक एक फैमिली मेंबर से 5 रुपीस का कॉइन पापा से, 5 रुपीस का कॉइन मम्मी से, अच्छा 5 रुपीस का कॉइन दादा से भी, मम्मी पापा नहीं दे रहे, दादा आप दीजिए, 5 दादा से भी, अच्छा दादी से भी कि दादी आप दीजिए, बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं दे रहे। वो छोटे बच्चे को भी पता है कि रिटेन्ड यानी कि जमा पूंजी करना बहुत जरूरी है, बहुत यानी कि बहुत। वो दुनिया को बताएगा कि पापा को कहेगा मुझे और कोई खर्चे नहीं दे रहा, और कोई पॉकेट मनी नहीं दे रहा, मम्मी को कहेगा कि मम्मी आप दे दीजिए 5 रुपीस, मुझे और कोई नहीं दे रहा, पर वो मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, आपसे, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से भी पैसे मांगेगा और ये कहेगा कि मुझे और कहां से नहीं मिल रही। ये क्या है, ये एक सोच है उस छोटे बच्चे की ना, वो सोच है कि उसे जितना ज्यादा पैसा मिल रहा है उसे कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा खर्च नहीं कर रहा, वो पैसा आने वाले इवेंट्स के लिए, आने वाले पार्टीज के लिए, आने वाले उसकी फेवरेट चीजों के लिए वो पैसे रिटेन्ड कर रहा है, यानी कि पैसे जमा पूंजी करके उस पिगी बैग में, उसका भंडारा उसमें जमा कर रहा है। यस, आज का क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है कि व्हाट इज मीन्ड बाय रिटेन्ड प्रॉफिट्स। रिटेन्ड प्रॉफिट्स क्या होते हैं और रिटेन्ड प्रॉफिट्स कहां से जमा की जाते हैं। देखो बेटा आपकी स्क्रीन पे वो डायग्राम दिखाएगा, वो डायग्राम जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रॉ किया है, और उस डायग्राम में 5 पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग रिटेन प्रॉफिट्स क्या होता है अच्छे से समझ लेते हैं। देखो आपने एग्जांपल के थ्रू समझा होगा, बट देन आल्सो मैं इंट्रोडक्शन रीड कर रहा हूं और पांचों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। रिटेन प्रॉफिट्स आर द रिटेन्ड इन द बिजनेस, दे आर अक्यूमुलेटेड, जमा किया जाता है, दे आर अक्यूमुलेटेड ओवर द इयर्स। एग्जांपल 2015, बेटा 2015 में हमारी कंपनी ने 10 करोड़ अर्न किए। आउट ऑफ द 10 करोड़ 1 CR यानी कि 1 करोड़ हमने साइड किए, द वर्ड साइड यानी कि रिजर्व, हमने दुख और सुख के लिए जमा किए। 2016 में हमारी कंपनी ने 15 करोड़ अर्न किए, हमने 2 करोड़ साइड किए दुख और सुख के लिए यानी कि रिजर्व्स। 2016 में कंपनी ने फिर 15 करोड़ अर्न किए, हमने फिर 2 करोड़ साइड किए दुख और सुख के लिए। बेटा 2015 में 1 करोड़ रिजर्व में, 2016 में 2 करोड़, 2017 में 2 करोड़। बिलीव करोगे आप 3 सालों में 5 करोड़ रुपए तो जमा भी कर चुके, और ये 5 करोड़ रुपए आपके क्या है, ये 5 करोड़ उस छोटे बच्चे की तरह जो वो 5 रुपए का सिक्का, 5 का कॉइन सबसे कलेक्ट करके रखता है ना, ये 5 करोड़ भी आपने उसी तरह से अपने कंपनी के लिए, कंपनी के ब्राइट फ्यूचर के लिए जमा करके रखें। और इसे एसपी के लैंग्वेज में कहा जाता है रिटेन्ड यानी कि जमा किया हुआ, जमा पूंजी प्रॉफिट। देखो they are accumulated over the years then reinvested in the business। और ये 5 करोड़ घर नहीं लेके जाने बेटा, ये 5 करोड़ घर नहीं लेके जाने, ये 5 करोड़ को आप आने वाले 1 साल में, 2 सालों में, 5 सालों में बिजनेस में बैठ के यूज करोगे कंप्लीटली। सो द प्रोसेस ऑफ द accumulating corporate profits, कंपनियों का प्रॉफिट्स, सरप्लस, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, they are utilization in the business and it is called as a retained profits। it is retained by the company in the form of reserve fund। reserve fund यानी वो प्रॉफिट जो आपने दुख और सुख के लिए जमा किए उसे कहते हैं रिजर्व फंड। देखो इट इज इंपॉर्टेंट इन द इंटरनल सोर्स ऑफ द कैपिटल। हमने एसपी की स्टार्टिंग में, एसपी के वेरी बिगिनिंग में, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि 2 सोर्सेस ऑफ कैपिटल होते हैं, एक घर की बातें इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल, एक बाहर की बातें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल।
It is called as a reinvestments of a retained earnings and internal financing. थोड़ा सा आगे, इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा लेंदी है, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने जरूर रीड किया, पर बेटा आपको लिखना है इंट्रोडक्शन अलोंग विद द एटलीस्ट वन डेफिनेशन आपको जरूर लिखना है। मैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहा हूं। द प्रोसेस, वो तरीका, वो काम जो चलता जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग, जमा पूंजी ऑफ द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स के, एंड देयर यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग्स। फिर से द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, 3 सालों का प्रॉफिट मिला के आपने 5 करोड़ रुपए जमा की, तो बेटा 5 करोड़ का करोगे क्या? बेटा 5 करोड़ को आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में, नेक्स्ट ईयर में आप यूटिलाइज करोगे, चाहे भली वो डिविडेंड लेने में हो, चाहे भली वो टैक्सेशन में हो, चाहे भली वो कोई दुख और सुख गवर्नमेंट की कंपलसरी पॉलिसी में हो, काट साट के आपके घर के पैसे आपके कंपनी को ही काम आएंगे। Their utilization of the business called as a retained earnings. Number 1, determinants of the retained profits. आप कंपनी का प्रॉफिट कहां से, ये जमा पूंजी आएगी कहां से? नंबर 1, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड आई कैन से मेन सोर्स। अगर उस छोटे से किड को, उस छोटे से बच्चे को अगर पॉकेट मनी, P for pocket money, P for profit. Again I'm repeating, P for pocket money वो छोटे बच्चे के लिए, P for profit उस कंपनी चलाने वाले एंटरप्रेन्योर के लिए। बेटा छोटे से बच्चे को ना पॉकेट मनी नहीं मिलती, 5 रुपीस पॉकेट मनी नहीं मिलती दादा से, अगेन 5 रुपीस। तो मुझे बताओ वो 5 रुपीस जमा कहां से करता, रिटेन कहां से करता अगर उसे पॉकेट मनी नहीं मिलती? उसी तरह से अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही, कंपनी लॉस में चल रही, इट इज इम्पॉसिबल कि आप पैसे जमा कर सको। इनफैक्ट जमा किए हुए पैसे आप यूज करोगे। रिटेन प्रॉफिट का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन तब आता है जब कंपनी लॉस में चली जाती है और उसे सर्वाइव करना होता है। सर्वाइव के लिए उसने सालों से जो जमा पूंजी की होती है ना, कहां से बेटा? कंपनी के नेट प्रॉफिट में से। 12 महीना बिजनेस करके जो प्रॉफिट मिलता है ना 12 मंथ्स में से, उस प्रॉफिट में से जमा पूंजी बनाई जाती है, उसे कहते हैं रिटेन प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। याद करना, P फॉर पॉकेट, P फॉर प्रॉफिट। आगे मैं रीड कर रहा हूं उसे अच्छे से। several factors such as competition in the market, quality of the product, government policy, many factors affect the company's profit. competition है आज के जमाने में, कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। सो इट इज इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ रिसोर्स एंड सरप्लस। अगर कंपटीशन ज्यादा हुई और हम सर्वाइव नहीं कर सके तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो हमारी जमा पूंजी भी कम होगी, यानी कि प्रॉफिट कम तो रिटेन प्रॉफिट भी कम, रिसोर्स भी कम। प्रॉफिट ज्यादा, पॉकेट मनी ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो रिटेन प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट सेकंड, डेप्रिसिएशन पॉलिसी। देखो बेटा डेप्रिसिएशन पॉलिसी, पहली बात तो मैं आपको डेप्रिसिएशन मीनिंग बता दूं। मुझे याद आ रहा है बहुत अच्छे से, मुझे रिकॉल हो रहा है बहुत अच्छे से कि बेटा आपको 11th में अकाउंट्स में ये चैप्टर था, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, और हमने वो चैप्टर किया भी था, काफी अच्छे से किया था, पर फिर भी उसकी मैं मीनिंग बता दूं। देखो बेटा जो कंपनी की फिक्स्ड असेट्स होती है ना, फिक्स्ड असेट्स, मशीनरी, कंपनी की मशीनरी की वैल्यू है, अज्यूम करो वर्थ ₹50 lakhs, कंपनी के पास 50 लाख रुपए की मशीनरी है, तो बेटा इट इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ है कि आप अपनी कंपनी के फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन शो करो। डेप्रिसिएशन यानी कि गिरावट, वो गिरावट जो आपके कंपनी के फिक्स्ड असेट्स में आ रही है। और क्यों आ रही है? क्योंकि आप 12 महीना 12 आउट ऑफ द 12 मंथ्स मशीन को जितना यूज करोगे ना उतनी मशीन पुरानी होगी। यस, जितनी मशीन पुरानी होगी उतनी गिरावट आएगी। आप मशीनरी के लिए एवरी ईयर 10%, 50 लाख की मशीनरी है और आप उस पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। चार्ज
यानी कि लगा रहे हो, उसमें क्रिएट कर रहे हो, तो बेटा 50 लाख का 10% यानी एवरी ईयर आप 5 लाख रुपीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड से 5 लाख रुपया डेप्रिसिएशन या डेट ऑन मशीनरी शो कर रहे हो। सी डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, पर फिर भी आप अगर 5 लाख रुपया शो कर रहे हो ना, तो बेटा 5 लाख की वजह से क्या होगा, 5 लाख की वजह से आपका खर्चा बढ़ जाएगा, आपके खर्चे ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम तो पॉकेट मनी भी कम, यानी कि रिटेन प्रॉफिट्स भी कम। फिर से बता रहा हूं क्या कहा मैंने, देखो फिर से बेटा मशीनरी 50 लाख की, 50 लाख के पीछे आप 10% एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन उसमें क्रिएट कर रहे हो, तो 50 लाख के पीछे 10% यानी आपने मशीनरी की वैल्यू कम कितनी की, गिराई कितनी, 5 लाख तक। वो 5 लाख बेटा आपका लॉस है और वो आप लॉस शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा बेटा जितना ज्यादा लॉस होगा ना, जितना डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम होगा, और जितना प्रॉफिट कम होगा उतना रिटेन प्रॉफिट भी कम। यानी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी, मैं वो वर्ड देख लूं, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी अगर आपकी लिबरल है, लिबरल यानी दिल बहुत भरी है, आप 10 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, दिल भरी है, डेप्रिसिएशन 10 लाख, तो प्रॉफिट कम, रिटेन प्रॉफिट भी कम। कंजर्वेटिव पॉलिसी, कंजर्वेटिव डेप्रिसिएशन सोच समझ के लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन सिर्फ 2 लाख रुपए लगा रहे हो, तो लॉस कम, प्रॉफिट ज्यादा और रिटेन प्रॉफिट्स भी ज्यादा। वैसा वर्षा जितनी डेप्रिसिएशन पॉलिसी आपकी लिबरल होगी उतना रिटेन प्रॉफिट कम होगा, जितनी डेप्रिसिएशन पॉलिसी आपकी कंजर्वेटिव होगी उतना आपका रिटेन प्रॉफिट ज्यादा होगा। कॉमन सेंस है ना बेटा, 100 रुपया कमाओगे 80 रुपया खर्च करोगे तो 20 रुपया बचेंगे ना, 100 रुपया कमाओगे और 40 रुपया खर्च करोगे तो 60 रुपया बचेंगे, 60 रुपीज। रीड कर रहा हूं मैं। If the more liberal, दिल बड़ी, लिबरल यानी कि बहुत ज्यादा, लिबरल यानी ऐसे समझो कि आपने 5% की जगह 10% चार्ज कर लिया, खुशी खुशी से ज्यादा, तो खुशी खुशी से लॉस भी ज्यादा, फिर कम, प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका। If the more liberal depreciation policy is accepted by company, the less amount of profit is available for the creation of reserve, आपकी जमा पूंजी कम होगी बहुत। On the other end, the conservative depreciation policy helps in creating the more reserves and surplus। आपकी depreciation policy conservative है, माइजरनेस की आपने परसेंटेज रखी, कंजूसी की, सिर्फ और सिर्फ 5% डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो, 10% की जगह 5%, तो लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा। सिंपल, काफी सिंपल है ये आंसर। नेक्स्ट, थोड़ी सी आपको रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, कुछ न्यू वर्ड्स को, थोड़ा सा अकाउंटिंग लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए। देखो थर्ड वन, डिविडेंड ऑफ द कंपनी। बेटा देखो ध्यान से देखो, कुछ फैमिली मेंबर्स की, कुछ लोगों की दिल बड़ी होती है, हार्ट, दिल बड़ी होती है। दिल बड़ी यानी पता है क्या, देखो बेटा कोई कंपनी ना अपने शेयर होल्डर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को फेस वैल्यू पे, नॉर्मली डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन फेस वैल्यू। शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है ना बेटा, वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। आपके शेयर की वैल्यू मार्केट में 1000 है, डजंट मैटर, वो सेल और परचेज के टाइम पे काम आएगी, पर आपकी कंपनी की फेस वैल्यू 200 रुपीज है। इट मैटर्स एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। कंपनी 200 रुपया देख के डिविडेंड देगी, 1000 रुपया, 5000, 10,000 मार्केट वैल्यू देख के नहीं देगी। अच्छा क्या कह रहा था मैं, सुनो ध्यान से बेटा। आपकी कंपनी की फेस वैल्यू समझो 200 रुपीज है और कंपनी आपको फेस वैल्यू पे डिविडेंड दे रही है, तो बेटा अगर डिविडेंड ज्यादा दिया कंपनी ने, कंपनी का दिल बहुत बड़ा है, कंपनी ने 50% डिविडेंड दिया फेस वैल्यू का, यानी 200 रुपए का 50%, 100 रुपया आपको डिविडेंड मिल रहा है। यस, यानी कंपनी अगर डिविडेंड ज्यादा देगी तो कंपनी के पास, खुद के पास प्रॉफिट कम होगा। फिर से डिविडेंड ज्यादा तो प्रॉफिट कम, तो रिटेन प्रॉफिट्स भी कम। डिविडेंड कम, कंपनी ने डिविडेंड 20% दिया है, 20% ऑन फेस वैल्यू, खाली 20%, तो डिविडेंड कम,
तो बाकी कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा और रिटेन प्रॉफिट्स भी ज्यादा, क्योंकि बेटा डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, केक को कट करना पड़ता है और उस पार्टी एनुअल जनरल मीटिंग में सारे के सारे जो पार्टी में आए हैं लोग यानी कि शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जितना डिविडेंड ज्यादा उतना प्रॉफिट कम बचेगा और उतना रिटेन प्रॉफिट भी कम होगा। जितना डिविडेंड कम दोगे, आपको देना है कम दोगे, यानी वो आपकी गुडविल पे डिपेंड करता है, आपके पास कैश कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपकी डिविडेंड पॉलिसी कितनी है। जितना डिविडेंड कम तो फिर प्रॉफिट ज्यादा और रिटेन प्रॉफिट भी ज्यादा। रीड करो मैं इस पॉइंट को। So the companies give the more dividend after providing the routine liabilities. कर्जा उतारो उसके बाद डिविडेंड दो। Then the naturally more dividend takes away more profit. ज्यादा डिविडेंड ज्यादा प्रॉफिट देगा। 50% फेस वैल्यू का यानी 100 रुपया डिविडेंड पर शेयर के पीछे, एक शेयर होल्डर को एक शेयर के पीछे 100 रुपीज। 20% 20% यानी 200 रुपए का 20%, 2 2 जा 4 यानी सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया 40 रुपीज पर शेयर बिहाइंड द फेस वैल्यू, यानी आप एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे 40 रुपीज डिविडेंड दे रहे हो यानी कम है, और यही 100 रुपए दे रहे हो तो ज्यादा। जितना ज्यादा दोगे आपके पास कैश, आपके पास प्रॉफिट कम बचेगा। नेक्स्ट आगे, the more dividend takes away the more profit, the less profit available to the for creation of reserve and surpluses. Conservative dividend, conservative miserliness, कंजूसी, conservative dividend यानी कि only 20% is needed for having the good amount of accumulated profits. देखो ना कॉमन सेंस की बात, कॉमन सेंस, या तो बच्चों को खर्ची बहुत सारी दी जाती है, बच्चों को खर्ची पॉकेट मनी बहुत सारी दी जाती है, तो फिर क्या होगा, आगे फ्यूचर के लिए पैसे कम होंगे। और अगर कंजर्वेटिव माइंड से चलोगे, पॉकेट मनी पेरेंट्स कम दे रहे हैं, कम कम कम, तो आके लाखों और करोड़ों रुपए बेटा आपके लिए बचा रहे हैं, यानी वो आपके लिए पैसे बचा रहे हैं ना। तो उसी तरह से अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड थोड़ा कम दिया जाता है तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, और कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है अल्टीमेटली कंपनी है किसकी, कंपनी के रियल ओनर्स कौन, शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स का भी फ्यूचर ब्राइट ही हुआ। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रोविजंस को ही कहा जाता है ओपनली वर्ड में, उसकी मीनिंग में रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट थ्रू द डिफरेंट मशीनरीज सच एज सेबी, स्टॉक एक्सचेंज। बेटा ये क्या है, मशीनरीज यानी कि वो स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंस्टीट्यूशंस जो हमारे कंपनी को ध्यान देंगे, कंपनी में नजर रखेंगे 24 आवर्स, कंपनी में नजर रखेंगे 365 डेज, उनके हिसाब से भी हमें जरूर चलना है, उनके हिसाब से मिनिमम लेवल का भी डिवीजन, मिनिमम लेवल की टैक्सेशन जरूर सोचनी है और वो जतानी है और देनी भी है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी हमें ये बताएगी कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर बहुत स्ट्रिक्ट हुई तो फिर प्रॉफिट कम होगा और रिटेन प्रॉफिट्स और कम। गवर्नमेंट पॉलिसी थोड़ी सी लीनियंट या लिबरल हुई तो प्रॉफिट ज्यादा होगा और रिटेन प्रॉफिट भी और ज्यादा। देखो, puts a certain conditions on the distribution of the dividend. डिविडेंड आपको किसी हद तक मिनिमम पे करना ही है। अगर आपने प्रॉफिट कमाए तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो जरूर दोगे, उसके बाद आपको पैसे बच रहे तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दोगे, पर उसमें भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड which creates the impact on the profits available to create the reserve and surpluses. Last but not the least, last point आपकी फिफ्थ पॉइंट, डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाया था मैंने, स्क्रीन पे भी प्रेजेंट था, आप देख सकते हो अच्छे से बैक जाके और डायग्राम आप ड्रॉ भी करो, बहुत सही है आपके लिए। हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए डायग्राम, पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन, प्रेजेंटेशंस, बेटा ये बातें बहुत मैटर करती हैं। देखो लास्ट वन, टैक्सेशन पॉलिसी, अज्यूम करो, एग्जांपल अज्यूम करो कि बेटा जस्ट एन एग्जांपल, हमारी गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स क्या होता है, पहली बात तो टैक्स क्या होता है मैं वो समझा दूं, नहीं तो फिर आपको एग्जांपल फिट नहीं होगा माइंड में। देखो बेटा, कंपनी का नेट प्रॉफिट,
कंपनी का नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर ना सरकार का, गवर्नमेंट का हक होता है। आप जिस देश में रह रहे हो, आप जहां का पानी इस्तेमाल कर रहे हो, जहां की जमीनें इस्तेमाल कर रहे हो, जहां की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हो, आपका और आपके देश का ये हक बनता है कि आप अपनी गवर्नमेंट को टैक्सेशन पे करो। आउट ऑफ द 10 करोड़ इट इज कंपल्सरी पेमेंट। एग्जाम्पल है, आउट ऑफ द 10 करोड़ इट इज कंपल्सरी कि 35% आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करो। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 35% यानी बेटा 3.5 करोड़ रुपए आप गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हो। यानी अगर आप टैक्स ज्यादा भरोगे तो प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा टैक्सेशन में चला जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, रिटेन प्रॉफिट्स और भी कम, रिजर्व्स और भी कम, वाइसा वर्सा। गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है ओनली 20%, सिर्फ 20%। तो बेटा 10 करोड़ का 20% कितना? 10 करोड़ का 20% 2 करोड़। यानी आप डिविडेंड यानी आप टैक्सेशन कितने डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 2 करोड़। बाकी प्रॉफिट कितना? 8 करोड़। यानी रिटेन प्रॉफिट्स भी ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट्स भी आपके ज्यादा बचे टैक्स को डिडक्ट करने के बाद। फिर से टैक्सेशन अगर 35% है तो प्रॉफिट कम और रिटेन प्रॉफिट्स भी कम। टैक्सेशन अगर 20% है तो प्रॉफिट ज्यादा, उसके बाद रिटेन प्रॉफिट्स भी ज्यादा। यस, फिर से मैं रीड कर रहा हूं एक बार से, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉर्पोरेट सेविंग इफ द हायर टैक्सेस आर लीव्ड, छोड़ी गई। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर टैक्स लीव्ड करती है, छोड़ती है। लोअर विल बी द अमाउंट ऑफ सेविंग्स। अगर टैक्स आपकी 35% है, टैक्स आपकी 40% है, तो बेटा आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा तो टैक्स में, पैसों में ही चले जा रहा है। आगे will be the amount of saving and resulting the less retained profits or vice versa। देखो what is retained profits? retained profits की बात करें तो 5 पॉइंट्स। नंबर 1, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रिजर्व्स। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी यानी कि पॉकेट मनी। पॉकेट मनी ज्यादा तो छोटे बच्चे की वो पिगी बैंक में पैसे भी ज्यादा। प्रॉफिट्स ज्यादा तो आपके पास रिटेन प्रॉफिट्स भी ज्यादा। सेकंड, डेप्रिसिएशन पॉलिसी। डेप्रिसिएशन आप चार्ज करो। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। आप कैश दे नहीं रहे हो, पर तभी भी आपको कैश यानी कि तभी भी आपको एक्सपेंडिचर शो करना है। बेटा जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर शो करोगे, जितना ज्यादा आप लॉस शो करोगे, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट कम होगा ना, और उतना आपका रिटेन प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट के यानी कि सेकंड के बाद थर्ड, डिविडेंड ऑफ अ कंपनी। जितनी दिल भरी होगी उतना शायद फ्यूचर ब्राइट नहीं हो। जितनी दिल छोटी है, पैसे सेव कर, जमा कर 110% है कैसे, उतना आपका फ्यूचर ब्राइट है। या तो आज खाओ या तो कल खाओ। आज पूरा खा लो तो कल के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, कल भूख पे बैठना पड़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ वन, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी हमें जता दी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेबी के, स्टॉक एक्सचेंज के। लास्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। रीड कर लीजिए 5 पॉइंट्स अलॉन्ग विद द रिटन प्रैक्टिस। लेक्चर कंप्लीट करने से पहले बेटा, लेक्चर कंप्लीट करने से पहले कोट ऑफ द डे। आफ्टर दैट द लेक्चर विल बी कंप्लीट इन अ सक्सेसफुल मैनर। कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली मैनर से ना कंप्लीट हो जाएगा। देखो, यू विल नेवर बिकम द विनर। आप जीत नहीं सकते वो बाजी को, आप जीत नहीं पाओगे, आप विनर नहीं बनोगे इफ यू आर कंप्लेनिंग एवरी टाइम। You will never become the winner by complaining every time। सारा दिन कंप्लेनिंग है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेजीनेस हो रही है, लाइट की फैसिलिटी नहीं है, बारिश का टाइम है, घूमने का टाइम है, एवरी टाइम यू आर गिविंग द कंप्लेनिंग। आप विनर कभी नहीं बनोगे, कभी भी नहीं। आपके पास कोई भी कंप्लेन नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एडिक्शन होगा, एंड दैट एडिक्शन इज कॉल्ड एज विनिंग। दैट एडिक्शन इज कॉल्ड एज रिजल्ट्स। क्योंकि आपके पास किसी चीज के लिए, किसी मौके के लिए कोई नखरा ही नहीं है, कोई विनिंग, कोई कंप्लेन ही नहीं है, दैट यू विल बी द विनर। उसके बाद आप विनर बन जाओगे। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।